brought to you by 5paisa.com. Download the app now. नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है। मेरे साथ फ्रेम में है अंशुमान जी। ये है खर्चा पानी। अंशुमान जी कैसे हैं? शो में स्वागत है। धन्यवाद सिद्धांत, मैं बहुत अच्छा हूँ। शो में हमारे पास कई सारी खबरें हैं आज, छोटी बड़ी बड़ी, लेकिन जो सबसे प्रमुख खबर है वो रिजर्व बैंक की वो सख्ती है जो लगातार उन कंपनियों पर बढ़ रही है जिन्हें कहा गया था कि वो भारत में अपने सर्वर लगाएं और डेटा भारत के रेगुलेटर्स के साथ शेयर करें। हाँ, और केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जो ऐलान हुआ है उसका उसको थोड़ा सा हम उसके धागे खोलने की कोशिश करेंगे। और आखिर में क्या हम ही ऐप डिलीट करते रह गए और अपने टीवी और मोबाइल तोड़ते रह गए, बाकी हमसे कोई रिलेशन नहीं था इन सारी चीज़ों का, तो इस पर एक डेटा आया है। सबसे पहली खबर है मास्टर कार्ड से जुड़ी हुई। आरबीआई का कल यानी 14 जुलाई को सर्कुलर आया सामने। आरबीआई ने कहा कि मास्टर कार्ड अब 22 जुलाई से अब वो नए कस्टमर जोड़ नहीं सकता, अपने कार्ड धारकों को जोड़ नहीं सकता है। अब जो 22 जुलाई के बाद किसी भी कार्ड धारक को मास्टर कार्ड का कार्ड नहीं मिलेगा। जो लोग खर्चा पानी लंबे समय से देखते रहे हैं उनको ये पता है कि ये स्टेप क्यों लिया गया है। हमने एक बार शुरुआती को एक आधे एपिसोड में इसको डिस्कस किया था, लेकिन हम आज आपको फिर से बताएंगे। पेमेंट सिस्टम डाटा स्टोरेज, इसका नॉन कंप्लायंस को आरबीआई ने साइट किया है कि इस वजह से हमने ये स्टेप लिया है। तो अंशुमान जी भी बताएंगे हम लोगों को कि ये क्या है पेमेंट सिस्टम डाटा स्टोरेज, जिस नियम का आरबीआई बार बार हवाला दे रहा है। ये नियम मानना मास्टर कार्ड के लिए क्यों जरूरी था और मास्टर कार्ड के न मानने की क्या वजह हो सकती हैं, और क्या इस पूरी बातचीत का एग्जिस्टिंग मास्टर कार्ड होल्डर्स पे कोई असर पड़ेगा। अंशुमान जी। सिद्धांत, मेरे हिसाब से इस नियम के तहत ये 2018 से का सर्कुलर है रिजर्व बैंक का, जिसमें रिजर्व बैंक ने कहा था कि भारत में वित्तीय कारोबार करने वाली जो भी कंपनियां हैं, खासतौर से जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में काम कर रही हैं, जो ग्राहकों और बैंकों के बीच संपर्क के तौर पर काम करती हैं, जो पेमेंट गेटवेज अवेलेबल कराती हैं, जो क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड सर्विसेज देती हैं, उन्हें भारत के ट्रांजेक्शन के बारे में अपनी सूचनाओं को भारत में स्टोर करना होगा। उसे तकनीकी भाषा में ऑनशोर या ऑन सॉइल सर्वर सिस्टम कहते हैं। यानी उनके सर्वर यहां होंगे जिन्हें भारतीय एजेंसियां या भारत का रेगुलेटर एक्सेस कर सके। सबसे बड़ी कार्रवाई इसलिए है क्योंकि इससे पहले जो दो तीन छोटे मोटे फैसले इस तरीके के मामलों में लिए गए, अमेरिकन एक्सप्रेस या डायनर्स को कार्ड को लेकर, उनकी हिस्सेदारी भारतीय बाजार में बहुत छोटी है। मास्टर कार्ड भारतीय बाजार की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है विदेशी कंपनी है, जिसका बहुत बड़ा हिस्सा भारत के क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड मार्केट में है। यानी अगर आप आमतौर पर बैंक, हाँ वीजा के बाद अगर आप बैंक में जाएं तो आपको यही दो ऑप्शंस मिलते हैं, तीसरा रुपए कार्ड का ऑप्शन होता है, लेकिन आमतौर पर आपको मास्टर कार्ड और वीजा ही ऐसे कार्ड मिलते हैं जिनको लेकर आप इंटरनेशनली ट्रैवल कर सकते हैं। तो भारत के में बैंक इन्हीं दो की अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, और आमतौर पर ज्यादातर बैंक दोनों भी कार्ड कंपनियों के कार्ड आपको ऑफर करते हैं। आपके ऊपर विकल्प होता है कि उसे चुनना चाहे। बहुत सारे लोग दोनों कार्ड रखने की कोशिश करते हैं। उसकी वजह यह है कि मास्टर कार्ड का और वीजा का इसके पैरेलल एक नेटवर्क है जो उन सारे एस्टेब्लिशमेंट्स के साथ है जहां ये कार्ड एक्सेप्ट किए जाते हैं, जहां इन कार्ड्स को आप चला सकते हैं, इनके बदले इनसे पेमेंट कर सकते हैं। आरबीआई लगातार कंपनियों को इस बात की चेतावनी देता रहा है कि आपको भारत में अपने सर्वर लगाने होंगे और अपनी सूचनाएं भारत के साथ शेयर करनी होंगी। पर ये काफी बड़ी कार्रवाई है, और इस कार्रवाई के बाद भारत के बैंकों का काफी बड़ा बिजनेस हिट होगा। और अब बाजार में फिलहाल अगर मास्टर कार्ड इस फैसले को पालन करने में देरी करता है, सर्वर स्टेब्लिश करने में टाइम लगाता है, तो भारत के बाजार में केवल वीजा और रुपे दो ऐसे कार्ड बचेंगे जो नए कार्ड की सर्विस आगे प्रोवाइड कर पाएंगे। इसका जो और एक बड़ा असर ये होने वाला है वो ये कि इसके साथ आरबीआई ने एक और संकेत दे दिया है बहुत सारे और कंपनियों को भी, जिन पर आगे इस तरीके की कार्रवाई हो सकती है। आपको याद होगा कि आरबीआई व्हाट्सएप पेमेंट के लिए, गूगल पे के लिए और भी सारे जो मोबाइल वॉलेट हैं या जो ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम्स हैं, उनके लिए भी ऐसे ही नियम बना चुका है। मास्टर कार्ड का इसमें यह कहना है कि वो लगातार 2018 के बाद से आरबीआई को अपनी सूचनाएं दे रहे हैं। हम उनकी
जानकारी दे रहे हैं, वो भारत के डिजिटल व्यवस्था से कंप्लाई करते हैं। बट ये दावा या ये प्रतिक्रिया शायद रिजर्व बैंक को बहुत सुहा नहीं रही है, रिजर्व बैंक के बहुत गले नहीं उतर रही है, क्योंकि जो वास्तविक शर्त है वो ये है कि मास्टर कार्ड का डेटा भारत में स्टोर होना चाहिए, उसके ऑपरेशंस की सूचनाएं, उनके सर्वर भारत में लगाए जाने चाहिए। अगली खबर पर चलते हैं। कल बहुत धूमधाम से एक अनाउंस हुआ डियरनेस अलाउंस का। वो अलाउंस हो गया 28%, 11% की बढ़ोतरी, तमाम जगह हेडलाइन चली, कीवर्ड चले। एक्सचेकर को 34,000 करोड़ रुपए का बोझ आएगा, ये भी कहा गया। लेकिन यहां पर कुछ चीजें बहुत जरूरी हैं जानना। जरूरी ये जानना है कि पिछले लगभग 3 टर्म से 3 हाइक ड्यू थे अंशुमान, 1 जनवरी से, 1 जुलाई से और इस साल वाला। ये 2020 के 1 जनवरी 1 जुलाई और इस साल वाला। डीए पिछले साल तो रोका ही गया था कोविड काल में। तो इस पूरे हाइक को क्या सेलिब्रेट करने में हम थोड़ी जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं? सेलिब्रेट कर क्या करना, सरकार, ये बात तो बहुत स्पष्ट थी पिछले साल की, सरकार की फाइनेंशियल सिचुएशन या वित्तीय स्थिति बुरी तरह खराब है, तनख्वाहें काटने की नौबत थी। तो ये था कि किसी तरह से ये रिस्टोर तो हो जाए, पीछे का तो छोड़ दिया जाए। तो सेलिब्रेट किसी भी चीज को किया जा सकता है, लेकिन जो डीए का नुकसान हुआ उसकी तो वापसी इसमें नहीं हो रही है, ये केवल रिस्टोर हो रहा है। और रिस्टोर होने से कम केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को, और कई जगह राज्य सरकारें भी इसे पालन करेंगी, क्योंकि जब केंद्र सरकार डीए घोषित करती है तो राज्य सरकारें भी रिवाइज करती है। मैं सुबह देख रहा था कि कुछ राज्य सरकारों ने भी शायद इस तरीके के फैसले लिए, तो कम से कम कुछ राहत केंद्रीय कर्मचारियों को वापस मिली है, पूरी तरह से नहीं, आंशिक रूप से वापस मिली है। एक चीज ये। दूसरा पहलू ये कि डीए को थोड़ा और गंभीरता से समझने की जरूरत है। डियरनेस अलाउंस और उसका असर क्या होता है लोगों के जीवन पर या बाकी लोगों पर, उसे समझने की जरूरत है। पहली चीज तो ये बहुत स्पष्ट मान लेना जरूरी है, सिद्धांत की बहुत छोटा हिस्सा जिनको इसका फायदा मिलता है डियरनेस अलाउंस का। केंद्रीय कर्मचारी और राज्य कर्मचारी और सरकारी कर्मचारी भारत के टोटल रोजगार स्पेस का बहुत छोटा सा हिस्सा है, बहुत छोटा सा हिस्सा। तो यह व्यापक भारत के लिए केवल खबर पढ़ने भर की खबर होती है, खुश होने भर की खबर होती है, लेकिन इससे ज्यादा उससे और लोगों के जीवन पर कोई असर नहीं मिलता। प्राइवेट सेक्टर में डियरनेस अलाउंस जैसी कोई व्यवस्था नहीं है, दैनिक मजदूरी काम करने वाले लोगों में डियरनेस अलाउंस जैसी कोई व्यवस्था नहीं है, इनफॉर्मल सेक्टर में डियरनेस अलाउंस जैसी कोई व्यवस्था नहीं। महंगाई उनके लिए भी बढ़ती है, उनके लिए कहीं ज्यादा बढ़ती है। ये व्यवस्था, केवल ये प्रिविलेज, ये विशेषाधिकार सरकारी कर्मचारियों को है कि हर साल सरकार महंगाई से इंडेक्स करके उन्हें एक स्पेशल भत्ता देती है। तो इसकी वापसी उनको मुबारक, उनके लिए कम से कम ये चीज वापस लौटी है। उसका कई तरह से उसके राजनीतिक असर भी हैं। लेकिन अब इसको आंकड़े के अंदर जाकर खोलकर देखने की कोशिश करें तो ये बढ़ोतरी चूंकि बेसिक पेपर होती है और महंगाई की दर अगर के हिसाब से देखा जाए तो कल बहुत सारे लोग चर्चा में मुझसे कह रहे थे कि हाँ डीए तो आ गया, लेकिन साहब महंगाई तो 11% है, 12% है, जो इफेक्टिव इंक्रीज है वो 5% से 7% के बीच में है। तो अगर महंगाई की तुलना में देखें, केवल हम केंद्रीय कर्मचारियों की बात कर रहे हैं, बाकी शेष भारत तो इस उसको ये तोहफा कभी नहीं मिलता है, शेष भारत के लिए तो ये तोहफा होता नहीं। हम उन्हीं की बात करें तो उनकी भी जिंदगी जीने की जितनी लागत पिछले 1 साल में बढ़ी है, चाहे वो चिकित्सा का खर्च हो, चाहे वो फूड और बिजली का खर्च हो, चाहे वो बिजली के बिल हो, उसकी तुलना में ये बढ़ोतरी ना तो उस महंगाई को कवर करती है, ना उनकी उम्मीदों को कवर करती। फिर भी जिसको कहते हैं ना कि कुछ नहीं से कुछ तो हाथ में आया, कम से कम वो लोग तो केंद्रीय कर्मचारी तो इतने भाग्यशाली निकले कि उनको सरकार से कुछ मिला महंगाई से राहत के तौर पर। बाकी लोगों को तो सिर्फ महंगाई मिल रही है। और आखिरी खबर आज की, इंडिया चाइना ट्रेड की हम बात करें। हम लोग कई बार ये डिस्कशन कर चुके हैं कि हम लोगों ने बहुत सारी मसल फ्लेक्सिंग देखी है चाइना का विरोध करने के नाम पर। बाइकॉट चाइनीज गुड्स, चाइनीज झालर, चाइनीज ऐप, टिकटॉक, ये वो मतलब वो जो होता है फोन लेके कागज स्कैन करने वाला ऐप, तो तमाम चीजें हम लोगों ने की है। कुछ महान लोगों ने तो अपना बिल्डिंग से टीवी तक गिरा के फोड़ दिया है, कुछ लोगों ने वायरल वीडियो में मोबाइल रख के पत्थर से कूचा है। तो ये सब चीजें, ये सब बायकॉट तरह की, ये सब की सोशल मीडिया कॉल्स जो हैं वो एक जगह है, लेकिन बायलैटरल रिलेशनशिप जो हैं वो इन तमाम मसल फ्लेक्सिंग से अलग जाते हैं।
कैसे जाते हैं? वो ऐसे जाते हैं कि इंडिया और चाइना ने साल 2021 के पहले हाफ में, यानी हमारा ही वित्त वर्ष चलता है अप्रैल से मार्च, बाकी दुनिया का जनवरी से दिसंबर चलता है। तो साल 2021 के पहले हाफ में 57 बिलियन यूएस डॉलर का कारोबार किया है साथ में, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट मिला। ये इसमें इसको देखें तो ये लगभग लगभग 63% की बढ़ोतरी है। अब इसको थोड़ा सा अगर आप ब्रेक करके देखिए तो इंडिया और चाइना में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का कोई जो रेशियो है वो भी बहुत रोचक है। कैसे रोचक है? इंडिया ने 14.5 बिलियन के आसपास का एक्सपोर्ट किया और 42.5 बिलियन यूएस डॉलर्स का इंपोर्ट किया है। इंडिया ने जितना एक्सपोर्ट किया है उससे ज्यादा ही इंपोर्ट किया है। अंशुमान जी, देखिए, ये चीज एक बार फिर स्थापित होती है सिद्धांत की वो विरोध जो है वो विशुद्ध रूप से पाखंड है। और वो जो बायकॉट चाइना और ट्विटर पर हैशटैग ट्रेंड कराना और कुछ संस्थाओं का करना, वो वस्तुतः पाखंड भी है और वो भ्रम भी है लोगों का। ये वो दौर था जब भारत में मंदी थी। परिस्थितियां देखिए आप, और उन परिस्थितियों की रोशनी में देख, भारत में मंदी थी। आमतौर पर भारत की इकोनॉमी 0 से 10% नीचे और 2 तिमाहियों में 20% के और 15% से नीचे भी थी। लॉकडाउन के कारण चीजों की बिक्री नहीं हो रही थी। भारत और चीन पर सीमा पर तनाव चरम पर था। उस बीच में भी और बायकॉट का पाखंड और प्रचार भी हो रहा था। उस बीच में भारत और चीन के द्विपक्षीय व्यापार में 62% की 63% करीब 62.7% की ईयर ऑन ईयर बढ़ोतरी होती है उस मंदी के बीच में भी। अगर आप एक बार हाइपोथेटिकली कल्पना करें कि यही बढ़ोतरी उस समय हुई होती जब सब कुछ अर्थव्यवस्था ठीक ढंग से चल रही थी, 7% 8% की, तो ट्रेड किस लेवल पर हुआ होता अगर हम इतनी ग्रोथ मान लें। आपने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का अंतर बता दिया, यानी ये तो स्पष्ट रूप से तय है कि भारत का और चीन का व्यापार पूरी तरह चाइना के पक्ष में है। उसका जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो चाइना के फेवर में है। चाइना हमें ज्यादा एक्सपोर्ट करता है और हम उसे कम इंपोर्ट करते हैं। और ये परिस्थिति तब है जबकि हमने आत्मनिर्भर भारत देखा। ये परिस्थिति तब है जबकि हमने भारत में बहुत सारी कंपनियों के लिए सरकारी बजट से प्रोडक्शन की फैसिलिटीज देखी, पीएलआई देखा, जिस पर हम एक बार चर्चा कर चुके हैं कि वो स्कीम भी अब कहीं ना कहीं हिल रही है जड़ों में, क्योंकि उस पर बहुत सारी कंपनियां निवेश करने नहीं आ रही। हमने वो सारी परिस्थितियां देखी। राजनीतिक रूप से भी चीन से ट्रेड को डिस्करेज करने की कोशिश की गई, पॉलिसी लेवल पर भी चीन को डिस्करेज करने की कोशिश की गई, कंपनियों पर भी कार्रवाई करने की कोशिश की गई और आईटी सेक्टर में भी सीधी स्ट्रेट कार्रवाई करने की कोशिश की। ये 4 चीजें एक साथ हुई और हमारे दिमाग में एक छवि बिठाई गई कि नहीं, भारत अब चीन से बराबरी पर खड़ा होकर बात करना चाहता है और हम ट्रेड के मामले में अब कोई समझौता नहीं करेंगे। पर आंकड़े बिल्कुल दूसरी तरफ आते हैं और आंकड़े ये बताते हैं कि ट्रेड 63% बढ़ता है। और इसके भीतर की एक बड़ी बात यह है कि भारत और चीन के बीच इस व्यापार में बढ़ोतरी जो कि रिपोर्ट वहां से आ रही, उसमें बड़ा हिस्सा मेडिकल सप्लाईज का है। भारत को बड़े पैमाने पर चीन से मेडिकल सप्लाईज, इक्विपमेंट और उनका इंपोर्ट करना पड़ा है। ऐसा उस डेटा की, हालांकि चीन का डेटा बहुत साफ सुथरा और क्लीन नहीं है जिससे कि हमें पता चल सके, लेकिन जो जिस तरीके के आंकड़े मिल रहे हैं उस हिसाब से मेडिकल सप्लाईज का और बाकी बहुत सारी और भी चीजों का इंपोर्ट है। एक चीज और ये संकेत करता है कि भारत में कैपेसिटीज क्रिएट करने में बहुत लंबा समय लग रहा है। चीन का से आने वाला इंपोर्ट और उसका सब्स्टिट्यूट बनाने में, उसका विकल्प बनाना इतना आसान काम नहीं है जितना काम एक आत्मनिर्भर भारत का स्लोगन लिख देना या उसका पर्चा जारी कर देना या उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेना है। कैपेसिटी बनाने के लिए कंपनी को 10 साल 12 साल का बिजनेस प्रोफाइल और कंसिस्टेंसी और डिमांड और बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है। इसी बीच में कल हमारे पास ये भी खबर आई कि भारत और चीन के बीच बातचीत की कुछ संभावनाएं उभरती बनती दिख रही हैं। कूटनीतिक हलकों में ये चर्चा भी तैरने लगी है। तो व्यापार की दृष्टि से देखें तो भारत और चीन के रिश्ते मजबूत हो रहे हैं, अच्छे हो रहे हैं। दोनों एक दूसरे को से खुलकर कारोबार कर रहे हैं। मंदी और लड़ाई और गलवान और डोकलाम ये सब एक तरफ है ट्रेड चैनल और इन्वेस्टमेंट का चैनल उसी तरह से खुला हुआ है। सरकार स्पष्ट रूप से नहीं कह रही है, लेकिन फुटकर में खबरें आप सुनते हैं कि चीनी कंपनियों को वापस भारत में काम करने के मौके और चांसेस भी मिलना शुरू हुए हैं। तो ये वो वास्तविकता है जो आर्थिक वास्तविकता हमेशा राजनीतिक हकीकतों पर या राजनीतिक यथार्थ पर भारी पड़ती है। तो वो ये वास्तविकता, ये वो आंकड़ा बताता है।
हाँ, और जाहिर सी बात है, भारत ऐसे समय में जब देश की इकोनॉमी की रेट टूटी हुई है, तो भारत क्यों ही निवेश को दरकिनार करना चाहेगा। अच्छा अंशुमान जी, आपसे बात करते करते एक लिंक फ्लैश हुआ मेरे सामने, वो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ। जो पहली खबर उन्होंने मास्टर कार्ड वाली डिस्कस की है ना अंशुमान जी, तो उस पे नोमूरा की एक रिपोर्ट आई है। तो जी। नोमूरा ने कहा है कि साहब, आरबीएल, बजाज फिनसर्व और येस बैंक, इनको सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होने वाला है इस पे। मैं क्यों? इसका क्योंकि नाम लेने ही वाला था आपसे। इन तीनों अच्छा, बैंक्स का मैं नाम लेने वाला था, लेकिन चूंकि आप खबर हम लोग आगे उस पर चले गए। अच्छा। हाँ, वो हाँ, तो हो इसलिए जाता है। हाँ, तो ये तीन बड़ी खबरें हैं, क्योंकि आरबीएल, फिनसर्व, बजाज फिनसर्व, इन कंपनियों के पास मास्टर कार्ड के सबसे ज्यादा कस्टमर्स हैं। नोमुरा ने कहा है कि इनके सारे कस्टमर मास्टर कार्ड पे ही हैं। सबसे ज्यादा कस्टमर इनके हैं। और आरबीएल तो अभी नया बैंक है, सबसे बुरा हिट आरबीएल को होने वाला है, क्योंकि आरबीएल का नेटवर्क, पूरा नेटवर्क, लगभग पूरा पूरा क्रेडिट कार्ड का नेटवर्क मास्टर कार्ड पे बेस करता है। और आज एचडीएफसी का तो लगभग आरबीआई, 60% के आसपास है। हाँ, एचडीएफसी का 60%। इसलिए मैंने आपसे कहा ना कि ये भारत के में सबसे बड़ी कंपनी को इसका ने हिट किया है। ऑलमोस्ट अगर आप माने ना कि वीजा और मास्टर कार्ड के बीच में अलग अलग बैंकों का हिस्सा माने, फिर भी लगभग आधे, वीजा थोड़ा बड़ा हिस्सा रखता है, पर आधे से कुछ कम हिस्सा मास्टर कार्ड के पास है। और बहुत सारे नए बैंक जिन्होंने कार्ड जारी करना शुरू किया है, उन्हें मास्टर कार्ड ने कुछ ज्यादा फैसिलिटीज दी हैं वीजा की तुलना में। वीजा एक तरीके से मार्केट में लीडर कंपनी है, तो इन बैंकों के क्रेडिट कार्ड बिजनेस पर बुरी तरह असर पड़ेगा। मास्टर कार्ड को ये कंप्लायंस तेजी से करना पड़ेगा, और अगर कंप्लायंस करने में देरी हुई तो ये बैंक्स, इनके सामने कोई ऑप्शन नहीं होगा, बल्कि पूरा मार्केट शेयर वीजा गेन करेगी। यानी ये क्रेडिट कार्ड तो बंद नहीं होंगे, पर ये कार्ड, क्रेडिट कार्ड या तो वीजा या रुपए की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये था हमारा आज का खर्चा पानी। हम लोग ऐसे ही शूट करते हैं, कभी कभी अपडेट आ जाता है, कभी कभी मिनिस्ट्री का स्टेटमेंट आ जाता है, कोई नई खबर दिखाई देती है तो फ्लैश होती है, तो हम आप तक ले आते हैं। आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा वीडियो के कमेंट सेक्शन में। अपना ख्याल रखिएगा, टैलेंट टॉप देखते रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।